लगभग 28,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला एक सफेद वीरान रेगिस्तान। मौत के से सन्नाटे में काम करते ये लोग, पर ये लोग हमें जिंदगी देते हैं। ये हैं हमारे नमकदाता। इसी वीरान मंजर के दूसरे छोर पर हैं ये मालधारी। जाने कितनी सदियों से जारी है इनका बेरहम प्रकृति के साथ संघर्ष। नमकीन की चादर ओढ़े ये विशाल क्षेत्र फैला है गुजरात के उत्तर पूर्व में, जो कहलाता है कच्छ का रण। यहां हर सवेरा लाता है एक नई चुनौती। एक खूबसूरत वीराना पक्षियों की चहचहाहट ही तोड़ती है यहां के सन्नाटे को। या फिर साए साए चलती ये हवा जो बताती है कि हम शहरों से बहुत दूर आ चुके हैं। पर शांत सा दिखने वाला ये प्रदेश असल में शांत है नहीं। कितनी ही सदियां बीत गई हैं यहां आम आदमी को जंग लड़ते हुए, पर ये कभी ना खत्म होने वाली जंग आसानी से दिखती भी नहीं। इसे केवल महसूस किया जा सकता है। ये है गुजरात का छोटा रन, जिसे लिटिल रन ऑफ कच्छ भी कहा जाता है। 40,000 से ज्यादा छोटे बड़े परिवार यहां कई पीढ़ियों से नमक बनाते आ रहे हैं। इनका एक और नाम है अगरिया। बूढ़े, बच्चे, औरतें सब एक ही काम में लगे रहते हैं। ये है नमक तैयार करने का काम। ये परिवार ठेके पर 8 महीने काम करते हैं। और मुश्किल से साल भर में 30 से 35,000 रुपए कमाते हैं। इनके पास न तो पीने के पानी की उचित व्यवस्था होती है और न ही रहने की सुविधा। ये सफेद रेगिस्तान में बनी इन छोटी छोटी झोपड़ियों में अपना पूरा जीवन संघर्षपूर्ण स्थिति में बिताते हैं। लिटिल रन ऑफ कच्छ में भारत का करीब 40% नमक बनता है। यही वो नमक है जिसके लिए महात्मा गांधी ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी। ऐसा ही एक अगरिया परिवार है 18 वर्षीय लक्ष्मी का। 4 लोगों का ये छोटा सा परिवार, जिसमें वो खुद, उसकी माँ, बड़ा भाई और एक छोटी सी बच्ची है। लक्ष्मी की कई पीढ़ियां ऐसे ही नमक बनाती आ रही हैं। आज भी लक्ष्मी की 3 पीढ़ियां एक साथ नमक बना रही हैं। वो, उसकी माँ और ये छोटी सी बच्ची। ये नन्हे हाथ अपने परिवार को देखकर अभी से नमक बनाने के लिए जरूरी योग्यता सीख रहे हैं। अगरिया पहले जमीन खोदकर छोटी छोटी क्यारियां बनाते हैं। इसके बाद इनमें जमीन के खारे पानी को डालते हैं। इसे ये अपने पैरों या फिर उपकरणों से समतल करते हैं। कई दिन लग जाते हैं सिर्फ एक क्यारी को समतल करने में। जब समुद्र का ये पानी सूरज के ताप से उड़ जाता है, तब इन क्यारियों में नमक रह जाता है। इन्हें यहाँ रहते हुए नमक बनने के लिए पर्याप्त वातावरण का अनुभव हो चुका है।
इन्हें नमक की जांच के लिए किसी मीटर की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके लिए तो बस 23 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। इन्हें पता है कि ये तापमान कब होता है। लेकिन जमीन खोदने से नमक बनाने की ये विधि इतनी आसान नहीं है। लक्ष्मी का परिवार कई दिनों से नहाया नहीं है। इन्हें पानी पीने के लिए भी जूझना पड़ रहा है। क्यारियों की जमीन को समतल करते समय इनके पैरों में कई तरह के जख्म हो गए हैं। इन्हें आंखों, हाथ, दांतों में भी कई तरह की परेशानियां समय समय पर महसूस होती रहती हैं। लक्ष्मी अपने दर्द को हंसी में छुपाने की कोशिश करती है। तकलीफ ये है, पहले तो रन में पानी ही नहीं मिलता है। 15 दिनों महीनों तक नहा धो नहीं सकते। सिर के बाल बहुत हद तक उलझ जाते हैं, बालों में रूसी हो जाती है, जुएं पड़ जाते हैं और बाद में त्वचा में रोग भी होते हैं। ચામડીના રોગ પેદા થાય। નાવા ધોવા પામી ની એટલે ચામડીના રોગ પેદા થાય। नहाने धोने को पानी नहीं मिलता है तो चर्म रोग पैदा होते हैं, पैर फट जाते हैं, हाथ पैरों में घाव हो जाते हैं, त्वचा काली हो जाती है, त्वचा में जलन शुरू हो जाती है, आंखें भी कमजोर हो जाती हैं, दांतों को भी नुकसान होता है, खाना समय पर नहीं मिल पाता और गर्म किया हुआ खाना ठंडा हो जाता है, दूध और सब्जी नहीं मिलती है, सिर्फ कठोल और दालें ही मिलती हैं। हरी सब्जियां कभी कभी 2-3 दिन चलती हैं, ये सब्जियां 1 महीना नहीं चल सकती। सिर्फ आलू और प्याज ही चल पाते हैं और कठोल में दाल। हम लोग जब से यहाँ आए हैं सिर्फ 4 या 5 बार सब्जी बनाई है। काम करो और समय इतनी तेजी से भागता है कि फुर्सत ही नहीं मिल पाती है। इन कठिनाइयों के बावजूद वो अपने काम से खुश है। लक्ष्मी का सपना था कि वो पढ़े लिखे और ब्यूटी पार्लर का काम करे, लेकिन आज उसका सपना अधूरा रह गया है। मैंने 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई की है। तब से मुझे था कि मैं सिलाई का काम करूं या ब्यूटी पार्लर का कोर्स करूं। अभी यदि मैंने सिलाई सीखी भी होती तो मैं ना सिलाई मशीन ले पाती, ना मैं ब्यूटी पार्लर का फॉर्म भर पाती, मैं अपनी खुद की दुकान गांव में शुरू कर सकूं। मेरे ये सपने अधूरे रह गए। पढ़ी नहीं हूँ, उसका जितना दुख है उससे ज्यादा खुशी भी है कि मैं अपने माता पिता के काम आ सकती हूँ। लक्ष्मी ने ब्यूटी पार्लर और सिलाई का काम सीखा है। ये भविष्य में इस व्यवसाय के लिए दुकान खोलना चाहती है, लेकिन ये तभी संभव है जब वो नमक के इस भंवर से बाहर निकल पाए। जन्माष्टमी के समय ये लोग गुजराती भाषा में गीत गाते हैं, जिसमें ये नमक को धन्यवाद करते हैं। लागे से पैसा नो साबू बाजारे मलसे उजरा थई घरे आओ गांगड़ो वालो लागे से सारा प्रताप शेर ओडू यागरना पवनी बांगी पुखरे गांगड़ो वालो लागे से। हजारों परिवार ऐसे ही अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं। गैर सरकारी और सरकारी संस्थाओं ने इनके जीवन में सुधार के लिए प्रयास किए हैं। कुछ ने इनके बच्चों की पढ़ाई के क्षेत्र में प्रयास किए हैं। तो वहीं सरकार ने इनके लिए बीमा की व्यवस्था की है। ऐसे ही एक शख्स हैं प्रशांत, जो 1995 से अपनी नौकरी छोड़कर नमक बनाने वालों के लिए काम कर रहे हैं। शुरू में इन्होंने 208 ऐसे बच्चे तलाश किए जो किसी कारण स्कूल छोड़ चुके थे। इन बच्चों को स्कूल में फिर से एडमिशन दिलाने के लिए उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी। इस दौरान इन्हें लोगों के दंश भी झेलने पड़े। प्रशांत कहते हैं कि आजादी से पहले
नमक बनाने वालों की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोटी, मकान आदि जरूरतों का ध्यान रखा जाता था। मैंने सोचा कि कम से कम इनके बच्चों की शिक्षा के लिए कुछ करना चाहिए, तो मैंने ऐसा एक टीचर ढूंढ निकाला जो उस टाइप की स्कूल में टीचर था बिफोर इंडिपेंडेंस। उनसे जाके मिला, कैसे स्कूल था, कैसे चल रहा था, वो सब सुना उनके साथ। फिर मैंने सोचा कि मैं ऐसा स्कूल यहाँ पे शुरू करूँगा। तो डेजर्ट के अंदर 35 किलोमीटर साइकिल लेके मैं जाता था 95 में, और वहाँ पे एक स्कूल मैंने बनाया और वहाँ पे सबसे पहला टीचर के रूप में मैं लग गया 95 में। उसके बाद 96 में 3 और लड़के ऐसे मैंने ढूंढ लिए जो इसी परिवार से, इसी फैमिली से बिलोंग थे और 8वीं 10वीं कक्षा तक पढ़े हुए थे और वो कुछ करना चाहते थे। तो ऐसे 3 लड़कों को ढूंढ के उनको ट्रेन करके उनको वहाँ पे मैंने टीचर्स के रूप में रखा। फिर 3 स्कूल शुरू किया। वो 3 स्कूल देखने के बाद, मतलब जब मैं पहले डेजर्ट के अंदर जाता था तो लोग मुझे ये बोलते थे कि यहाँ पे मतलब ये स्कूल ये लोग उनके बच्चों को पढ़ाना ही नहीं चाहते हैं, आप ये गलत बात कर रहे हैं। मगर मैंने जाके देखा कि लोग अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। शिक्षा से अपनी जिंदगी में बदलाव लाने वाले एक शख्स हैं अंबुमणि पटेल। ये पैदा तो हुए थे नमक बनाने वाले परिवार में, लेकिन अपने दादा की बातों से प्रेरित होकर इन्होंने पढ़ाई को अपने लिए चुना और आज ये अपनी तस्वीरों और लेखों से रोजाना इन बेबस लोगों की हकीकत को दुनिया के सामने रूबरू करा रहे हैं। मैं लिटिल रन ऑफ कच्छ से बिलोंग करता हूँ। मेरा पास्ट, मेरा पापा, मम्मी, ग्रैंडफादर वो सब सॉल्ट पेन वर्कर थे। हालांकि मैंने काम नहीं किया है, लेकिन बचपन वहाँ पे सॉल्ट पेन पे गुजारा है। अपने फादर मदर को काम करते हुए देखा है। वो मतलब पूरा सा याद है वो कैसे वहाँ पे पल रहे थे। किस तरह की यादें हैं? सुखद यादें हैं, दुखद यादें हैं? ना, दोनों है मिक्स, क्योंकि लाइफ में दोनों यादें तो जुड़ी रहती है। मतलब उस ज़माने की जब मैं छोटा था तब वो पानी की किल्लत, वो हेल्थ की किल्लत, वो इकोनॉमिक वर्स्ट कंडीशन, हार्ड वर्क, वो सब देखा है मैंने। खुद मैं बच्चा था तब भी मैं बहुत पढ़ा करता था। जो भी मिल जाए, वो रद्दी वाला हो, कुछ भी हो, पढ़ने से कुछ ऐसा लगा हर एक चीज़ का सॉल्यूशन कम से कम कहीं ना कहीं लिखा हुआ है। तो वो लिखा हुआ पढ़ने के लिए कम से कम पढ़ना ज़रूरी है। इतना ही बेसिक चीज़ दिमाग में आई तो फिर पढ़ना शुरू किया। इतने सालों में ऐसे मुझे जो स्कूल ने नहीं सिखाया वो बाहरी दुनिया ने सिखाया। हाँ, मैंने स्कूल ने, ठीक है, मैं कॉलेज तक पढ़ा, फिर आगे पढ़ा, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि स्कूल ने तो मुझे पढ़ना लिखना ही सिखाया, लेकिन बाहर की दुनिया ने जो सिखाया ना, वो आज भी मैं पढ़ ही रहा हूँ। कौन कौन सी हैं सरकारी योजनाएं? क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? कैसे उठाएं चाहते इनका हैं लाभ? डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आप जानिए जीने की राह। अपने गांव का हाल। समस्याएं आपकी, समाधान देखिए देश के चौपाल मशहूर चर्चा विशेषज्ञों के। सोमवार से घर शुक्रवार बैठे बात सुबह करें 9 देश बजे। के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। कौन कौन सी हैं सरकारी योजनाएं? और खलिहानों की कैसे करें अपने कैसे पशुओं की उठाएं देखभाल? इनका लाभ? जानिए अपने गांव का हाल। गांव के किसानों का हाल देखिए। गांव किसान चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 सुबह बजे। 9 बजे।
की चुनौतियां यहीं खत्म नहीं हो जाती। चलते हैं इस लिटिल रन ऑफ कच्छ से 300 किलोमीटर दूर गुजरात के दूसरे छोर पर, जहां हजारों परिवार अलग किस्म की चुनौतियों से घिरे हुए हैं। यहां पहुंचने के लिए पहले आना पड़ेगा भुज और निकलना पड़ेगा शहर की तेज रफ्तार से बाहर। भुज से कूच करते ही जमीन की सूरत और सीरत तेजी से बदलने लगती है। इस सफर का आखिरी पड़ाव है ग्रेट रन ऑफ कच्छ, नमक का एक विशाल रेगिस्तान। जिधर देखो मीलों मीलों तक फैली ये खूबसूरत सफेद चादर। भारत के कोने कोने से यहां तक कि दुनिया भर से लोग इस मनमोहक नजारे को देखने कच्छ के इस महान रन में आते हैं। भुज से 17 किलोमीटर दूर है ये लोरिया गांव, इलाके का आखिरी गांव जहां खेती होती है। इसके फौरन बाद आती है शुष्क और बंजर जमीन। यहां ना तो खेती संभव है और न ही पशुओं के लिए पर्याप्त चारा। बबूल के अलावा यहां कोई और पौधा नहीं होता। पर हम चल रहे हैं ऐसी जगह जहां पर्यटक कम ही पहुंचते हैं। हाईवे की चमचमाती सड़क से दूर मालधारियों के इस गांव में, लोरिया गांव और ग्रेट रन ऑफ कच्छ के बीच न जाने कितने ही ऐसे गांव हैं जहां ये मालधारी अपना जीवन बसर करते हैं। इनके भी हमारी तरह ही सपने हैं, लेकिन वो बहुत कम ही पूरे हो पाते हैं। खेती यहां पर हो नहीं सकती, होता है तो सिर्फ पशुपालन। 2500 वर्ग किलोमीटर इलाके में रहते हैं ये मालधारी। इनका एक गांव है नोटा सराड़ा। इस गांव के प्रमुख सोढ़ा भाई हाजी साहू अपने 2200 लोगों और 7000 भैंसों के कुनबे से बहुत प्यार करते हैं। इन्हें गर्व है अपनी सिंधी भैंसों पर, जो साल में 12 महीनों दूध देती हैं और ये दुनिया की बेहतरीन भैंसों से टक्कर ले सकती हैं। पर साथ ही सोढ़ा भाई को जिंदगी से कुछ शिकायतें भी हैं। हम 400 बरस से यही बन्नी विस्तार के अंदर हम रहते हैं। जब ये भारत पाकिस्तान अलग हो गया उससे बाद में हम यहाँ पे ही रहते हैं। यहाँ पे पहली दिक्कत जो हमें है वो रोड का है। यहाँ पे रास्ता नहीं है, काचा रास्ता है, पक्का रास्ता कोई भी नहीं है। यहाँ पे जब कोई डिलीवरी हो जाती है तो हम 4 आदमी इकट्ठे होकर कपड़ा लगा के उसी के अंदर खंभे पे उठाते थे 2005 के बाद में। अभी तो थोड़ी घड़ी सगवड़ हो गया है, 108 गाड़ी इमरजेंसी गाड़ी बन गई है, वो गाड़ी को फ़ोन करो गाड़ी आ जाती है। ये है बन्नी घास के मैदान। कच्छ के रन के दक्षिणी हिस्से से लगा है ये क्षेत्र। भुज शहर से इसकी दूरी लगभग 65 किलोमीटर रह जाती है। ये क्षेत्र अपने वन्य जीवन और जैव विविधता के लिए जाना जाता है। लगभग 4000 वर्ग किलोमीटर में फैला है ये मैदान। 100 से 200 साल पहले एशिया के सबसे बड़े घास के मैदानों में से ये एक होता था, जिसमें लगभग 2 से 2.5 मीटर ऊंची घास उगती थी। लेकिन खारे पानी की मात्रा बढ़ने के कारण आज इस क्षेत्र की लगभग 79% घास उजड़ चुकी है
और उनकी जगह जो घास पैदा हो रही है उसे पशु नहीं खाते हैं। अब इन मैदानों में इस तरह की घास कहीं कहीं ही पाई जाती है और बाकी मैदान में पानी भरा रहता है। यहाँ के लोगों का मुख्य पेशा पशुपालन है और क्षेत्र की तकरीबन 80% से ज्यादा हिस्से की घास उजड़ जाने के कारण इन पर सबसे ज्यादा असर हुआ है। कहा जाता है कि ये मालधारी सदियों पहले राजस्थान और मध्य प्रदेश से आकर इन बन्नी घास के मैदानों में बसे थे। मालधारी मुख्य रूप से पशुपालन में गाय, भैंस, बकरी आदि को पालते हैं। माना जाता है कि सालों पहले ये लोग राजा महाराजाओं के इलाकों में पशुओं का दूध बेचने जाते थे। आज भी ये लोग इन जानवरों के दूध को आसपास के बाजारों में बेचने जाते हैं। घास की कमी होने के कारण ये मालधारी अपने जानवरों को नवंबर-दिसंबर तक ही रखते हैं। इसके बाद ये चारे के अभाव में इन्हें लेकर दक्षिण गुजरात की ओर चले जाते हैं। इन्हें अपने जानवरों को खिलाने के लिए जहां कहीं भी घास दिखाई देती है उसी जगह को ये लोग अपना निवास स्थान बना लेते हैं। निवास स्थान क्या, लकड़ी और झाड़ियों की बनी झोपड़ियां। गांव में केवल 8वीं कक्षा तक स्कूल होने के कारण यहाँ के बच्चे घर पर ही बैठ जाते हैं और अपने परिवार के साथ दूध के व्यवसाय में हाथ बटाते हैं। हमारे बच्चों की दिल की इच्छा यही है कि मैं डॉक्टर बनूं, मैं इंजीनियर बनूं, मैं बड़ा आदमी बन जाऊं। इस क्षेत्र में वर्षा का स्तर बहुत ही कम है। मिट्टी का बढ़ता खारापन यहाँ के किसानों के लिए श्राप बन चुका है। इसके चलते पूरे कच्छ में सिर्फ 14% इलाके में ही खेती हो सकती है। 30% से ज्यादा जमीन बंजर हो चुकी है और बाकी पर राज है इस विशाल काय नमक के रेगिस्तान का, जो किसानों और पशुओं को कुछ भी नहीं देता। भुज में ही स्थित है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान यानी काजरी। ये इस इलाके में किसानों और मालधारियों की कई तरह से मदद कर रहा है। काजरी के 3 मुख्य बिंदु हैं: पशुओं के लिए कम होते चारे की मात्रा को बढ़ाना, जमीन के खारेपन को नियंत्रित करना, तेज बरसात से जमीन की ऊपरी परत के बहाव को कम करना, जैसा कि संस्थान के प्रमुख डॉक्टर देवी दयाल बताते हैं। हम ये चाहते हैं हमारा जो रिसर्च प्रोग्राम जो हम लोग कर रहे हैं, ऐसी जो सॉइल इरोजन, मिट्टी का कटाव हो रहा है, इसको कैसे रोकें, इसको एक वाटर सेट बेसिस पर मैनेज करें, कौन सी घास लगाएं जो मिट्टी को पकड़ के रखे, घास के साथ पेड़ कौन से लगाएं जो बिल्कुल डिग्रेडेड ज़मीन में हो सकते हैं, और अगर फसल लगाना है तो कौन सी फसल किस एरिया में लगाएं जिसके कारण से इस मिट्टी का कटाव कम हो सके। दूसरी बात, चेक डैम कहाँ पर बनाया जाए, गली कंट्रोल कहाँ किया जाए, तालाब, खेत के तालाब कहाँ पर बन जाए और किस डिज़ाइन के बनाए जाए। इन तीनों बातों पर हम लोग यहाँ पर रिसर्च और प्रोजेक्ट कर रहे हैं। काजरी ऐसी कई तरह की घासों को विकसित कर रहा है जो जमीन में बढ़ते खारेपन को झेल सकें। ऐसी ही एक घास की प्रजाति है अजोला।
इसे कहीं भी लगाया जा सकता है और पशुओं के लिए तो ये खास तौर पर पौष्टिक है। काजरी एक और अनूठा प्रयोग कर रहा है कैक्टस पर। भारत के रेगिस्तानों में पाया जाने वाला कटीला कैक्टस न तो इंसान के किसी काम आता है और न ही जानवरों के, लेकिन काजरी ने विदेशों से कैक्टस की 60 से ज्यादा प्रजातियां मंगवाई हैं। ये आम प्रजाति नहीं है, इसको पशु आराम से खा सकते हैं। जल्दी ही ये उपयोगी कैक्टस कच्छ में जगह जगह दिखाई देंगे। किसानों के खेत में जो लगभग 30% यहाँ जमीन बेकार पड़ी है, ऐसे क्षेत्र में इस कैक्टस को उगाया जा सकता है और उससे हरे चारे की कमी को काफी हद तक पूरा किया जा सकता है। चुनौतियों भरा ये दौर जल्दी ही खत्म होता नहीं दिख रहा, लेकिन इंसान भी कहां हार मानता है। अंबुमणि पटेल जैसे नौजवानों ने उम्मीद का जो दिया जलाया है वो अभी भी रोशन है। दर्द के इस अंधेरे में आशा की कुछ ही किरणें हैं, पर है तो सही।